जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन पे हम जो जीएस मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस के एक एक कीवर्ड को समझ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है और पीवाईक्यू ट्रेंड क्या रहे हैं इसको हमें यहाँ पे समझना है। पीवाईक्यू ट्रेंड आपको जब मैं पीवाईक्यू करवाऊँगा, आपको करना क्या है, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा लेना है और प्रिंट आउट में यहाँ पे पीवाईक्यू का ट्रेंड जब मैं करवाऊँगा तो आपको यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक पहलू है, ये देखना है। तो सोसाइटी का सैलिएंट फीचर देखना है और कल्चरल। अगर हम रैंडम पूछें, मतलब कोई ऐसा बुक पढ़ने की भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बेसिक आपको समझ है कि जैसे भारतीय जो समाज है कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मतलब अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि देखिए यूपीएससी ने जो सिलेबस बनाया है बहुत स्मार्टनेस के साथ बनाया है, उसी को यूपीपीसीएस ने कॉपी कर लिया है। इन्होंने अपने खुद से कोई रिसर्च नहीं किया है, तो बहुत अच्छा सिलेबस है। यानी कि जब आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उस समय आप समाज को भी पढ़ रहे हैं, उस समय आप आज की इकोनॉमी को भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से? तो जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे शक, हूण, और आप देखते हैं कि वेस्टर्न एशिया से बहुत सारे कबीले आते हैं और वो परमानेंटली भारत में रह रहे हैं। भारत में अगर आज देखा जाए कि भाई रियल इंडियन कौन है तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिटी है यहाँ पे। मतलब थोड़ी कुछ ऐसा हिंदी में एक वो है कि कुछ दूर में पानी और कुछ दूर में जो है वाणी, यानी कि भाषा बदल जाती है, तो ऐसा ही है। फिर यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर क्या है भाई? एक धर्म के, अगर हम हिंदू धर्म में ही देखें तो हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो कंपोजिट कल्चर ये है कि सम्मिश्रित संस्कृति है, कुछ इंडिया का है, कुछ एशिया का है, कुछ यूरोप का है, कुछ तो अलग अलग जो है यहाँ पे लोग हैं। तो उसी तरह से जो है कंटिन्यूटी है, फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। भारतीय समाज देखिए कैसा रहा है हमेशा से। भारत की जो क्लाइमेट है बहुत अच्छी रही है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और भारत को अगर अब जब मैं इसको मेंस पढ़ाऊँगा आपको, तो आप देखेंगे कि भारत के बगल में क्या है, ये यहाँ से इधर वेस्टर्न एशिया शुरू हो जाता है। आज ठीक है इधर अरेबियन कंट्री में पेट्रो डॉलर का की जुगाड़ है, बट उस समय नहीं थी। तो यहाँ पे पूरा ये अनकम्फर्ट एरिया था, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ड्राई था। तो आप देखेंगे जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत में वो मैक्सिमम इधर से ही हुए हैं, क्योंकि खाने के लिए ही कुछ नहीं था उनके पास। समस्या ये थी कि जब खाने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं से तो अटैक करेंगे ही ना। इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग बाहर क्यों आक्रमण करने नहीं गए, कहाँ जाएंगे? वेस्ट एशिया तक पूरा धूल ही उड़ रही है, तो वहाँ जाने का कोई सेंस नहीं है। चाइना जाने के लिए हिमालय जो है इधर खड़ा है। हिमालय का जो पार्ट है ये यहाँ से इस तरफ भी कुछ नहीं है, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है, गोबी का डेजर्ट है। तो भारत के लोग कभी नहीं जा सकते थे, इवन उनको ज़रूरत भी नहीं थी कि कहीं जाके जो है अटैक करें। तो इसलिए वो भारत के लोग मैक्सिमम भारत में ही रहे। बाहर वाले इंडिया में क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो अगर इसको एक कीवर्ड में मैं बोलूँ तो भारत में जो मूवमेंट हुआ वो हुआ डिसकम्फर्ट टू या अनकम्फर्ट टू कंफर्ट। अगर इस तरह के कीवर्ड आप मेंस में लिख देते हैं तो वो समझ जाएगा कि आपको पूरे वेस्टर्न एशिया की समझ है, वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का जो भी समाज है सब कुछ समझ है, ठीक है। तो डिसकम्फर्ट क्या है? वेस्टर्न एशिया का पूरा पार्ट। कंफर्ट क्या है? भारत। यहाँ पे क्लाइमेट अच्छी है, सॉइल अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है। मल्टीपल, मतलब बहुत रेयर ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे तीनों तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। जैसे कि इजिप्ट में 12 महीने आपका गर्मी ही रहती है। वेस्टर्न जैसे अब यूरोपियन कंट्री हैं तो वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, बट इंडिया में सब कुछ है। तो भाई क्यों जाएंगे यहाँ के लोग बाहर कहीं किसी देश में अटैक करने के लिए? तो ये हमारा यहाँ पे समाज के बारे में। अब समाज के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये कीवर्ड है, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 40 मिनट या 45 मिनट बस। एक जो है आपका थीम कंप्लीट हो गया। ये थीम 1 है, यहाँ पे थीम 2 लिखा होना चाहिए था, ठीक है। फिर दूसरा थीम क्या है? समाज में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। बस, समाज में महिलाओं की भूमिका एक है और महिला संगठन दूसरा है, यानी कि इसमें 2 पार्ट हैं। तो रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। तो जैसे ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है? सोसाइटी में जब आप जन्म लेते हैं तो पहला ही कहा जाता है ना, माँ को जो है पहली टीचर है, तो वहीं से शुरू हो जाता है आपका रोल।
ठीक है। इसके बाद तो जो भी चीज़ें हैं, अब हिस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं रही हैं। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो अपाला, गार्गी, इन सब का नाम आता है। तो सोसाइटी में क्या इनका रोल रहा है। अभी करंट में जो वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उन सबको यहाँ पे हमें देखना होता है। तो किस तरह से जो है महिलाओं की जो स्थिति है वो हमें ठीक से समझना है, और ये इसको हम हिस्ट्री के साथ समझेंगे। जैसे कुछ बुक्स हैं जो भारतीय समाज को थोड़ा सा ठीक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी जो है एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। वैश्वीकरण का क्या रहा, रोल ऑफ जो है वीमेंस इन पॉपुलेशन कंट्रोल, सीधे सीधे ऐसे ही सवाल पूछ लेगा। महिलाओं का पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का जो है महिलाओं पे क्या प्रभाव है, जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसे चेंज हो रही है। भाई आज जो है महिलाएं इकोनॉमिक रूप से तो क्या हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। तो जो घर में जो डिसीजन होते हैं वहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो रहा है। पहले क्या था, पहले मतलब कहीं ना कहीं ये डिसीजन थोड़ा सा नहीं था, मतलब एक, हालांकि उस टाइम पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पहले तो सिर्फ अत्याचार ही था, नहीं, उस समय डिसीजन आदमी लेता था, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। वहाँ पे एक हेड होता था, मुखिया होता था। और यहाँ फिर जो है आपके, या मतलब सपोज करें कि पिताजी हैं, माँ है, चाहे अंकल जी हैं, तो यहाँ पे भी ये सारे लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन एक आदमी ले रहा है। तो इनको भी फॉलो करना है, इनको भी करना है, इनको भी करना है, इनको भी करना है। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा लोगों पे जो है इंडिपेंडेंस जो वाली चीज़ें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, तो अब डिसीजन में एक डेमोक्रेसी आ गई है ना। तो इस ऐसा नहीं है कि उस समय डिसीजन सारे आदमी लेते थे और सारी महिलाओं के साथ शोषण होता था, ऐसा नहीं है। डिसीजन हेड लेता था, मुखिया होता था, ठीक है। तो रोल ऑफ जो है फैमिली क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के साथ, तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली यूपीएससी ने वीकर सेक्शन में रखा है महिलाओं को, तो इसलिए हमको लगता है कि वीकर सेक्शन है तो मतलब ज़बरदस्ती जो है प्रूव ही कर दो। फिर क्या लिखा हुआ, जनसंख्या और उनसे संबंधित, जैसे कि गरीबी और जो डेवलपमेंटल चैलेंजेज हैं। सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भारत या किसी भी देश की अगर वो पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को आपको एजुकेशन और हेल्थ देना है, और आप ये दोनों चीज़ें नहीं दे पाते हैं, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होना था, यानी कि जो इससे लाभ होना था वो लाभ नहीं हुआ आपको, उससे हो गया नुकसान, ठीक है, उससे नुकसान हो गया। और वो नुकसान इस तरह का है कि फिर आप जो है, जैसे एक यूपीएससी में एक सवाल पूछा था कि गरीबी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गरीबी है। कितना अच्छा सवाल है। तो आपको गरीबी का यानी कि पॉवर्टी का और पॉपुलेशन की ग्रोथ का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉपुलेशन और पॉवर्टी, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो भारत एक ऐसा देश है जो भारत के आज़ाद हो, मतलब दुनिया का ऐसा पहला देश है जो 1951-52 आई थिंक ये डेट है, अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी को लेके आया था, और कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, जनसंख्या नीति 2000 जो पॉलिसी है। इसके अलावा भी जो भी पॉलिसी रही है 1951 से, ये सारी पॉलिसी हमें पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो पॉपुलेशन पॉलिसी हमें पता होनी चाहिए। फिर जनसंख्या विस्फोट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ी। कब बढ़ी, अब जैसे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, देखिए मेंस जब आप पढ़ के जाते हैं तो आपको ये बात बहुत ठीक से समझ में आती है कि भाई पॉपुलेशन कब एक्सप्लोड कर गई, कब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ गई। तो एक माइंड में आपको तो है ना कि भाई ये लगभग जो है 1971 के बाद से 1991 के बीच में काफ़ी ठीक ठाक जो है यहाँ पे बढ़ी। थोड़ा सा एजुकेशन की व्यवस्थाएं बढ़ी और हेल्थ की व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी के साथ सुधार हुआ, तो क्या हुआ कि डेथ हमारी कम हो गई, बर्थ रेट उसी तरह से रहा, तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर कल्चर ऑफ पॉवर्टी, बड़ा अच्छा शब्द है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। एक वो अल्फ्रेड वेगनर आई थिंक उसका नाम है, वो क्या देता है, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, है ना। एक बंदा गरीबी में है, वो गरीबी में इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। यानी कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं हो, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हुई तो जो हमारे देश का HDI है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है नहीं ठीक से होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा
तो वो क्या करेगा, उसके अंदर स्किल नहीं, बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा, अगर वो यूपी का है, बिहार का है, तो वो सूरत, मुंबई या गुजरात या जो डेवलप्ड स्टेट हैं, तमिलनाडु या कर्नाटका या बेंगलोर, वहाँ पे जाके अनस्किल्ड वर्क करेगा, ठीक है। या वो सऊदीया या जो है गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पे जाके काम करेगा। अगर वो स्किल्ड है यहाँ पे, अगर वो स्किल्ड है तो क्या करेगा, फिर वो कुछ अपना खुद का काम करेगा या वेस्टर्न कंट्री में जाएगा, तो वहाँ से जो रेमिटेंस भी हमारे उसमें सिलेबस है, तो रेमिटेंस में क्या होगा कि जो भारत में पैसा भेजेगा तो वो पैसा ज़्यादा होगा। या अगर वो खुद भी कुछ काम करता है तो उसका, और जो यहाँ पे तमिलनाडु या महाराष्ट्र में, जैसे एक दिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, एक्चुअली हमको इसको बहुत चिल मोड में पढ़ना है ना, अभी एकदम नया काम है, नया काम मतलब आपका शुरुआत हो रही तैयारी, तो ऐसा बहुत लोड लेके नहीं पढ़ना है कि यार इतना कैसे होगा, ये क्या होगा, वो मैं आपको सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि हाँ कोई टीचर है, बस आपको ये समझ लेना है कि आपके घर में जैसे बड़े भाई रहते हैं ना, बस ऐसे ही मान के चलिए आप कि कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। मैं सुन रहा था उद्धव ठाकरे नहीं, बाल ठाकरे नहीं, क्या नाम उसका, एक और है, शिवसेना बनाया उसने, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उससे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि जब बिहार के लोग आपके यहाँ जाते हैं, यूपी के यहाँ लोग जो है आपके यहाँ जाते हैं, तो ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जो है आप जो है बाहर के लोगों को जॉब दे रहे हैं, बाहर मतलब अदर स्टेट, है ना। तो उसने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल खुशी नहीं होती है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा कि जो जॉब है वो हमारे लोकल के लोगों के लिए है, और ये जो स्टेट हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस पे देखिए सेंटिमेंटल नहीं होना है, जो कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो बहुत ओपन माइंड होकर के सोचना है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट फेल हुई है, इस वजह से वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हुई है, और वो प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व करेंगे, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमारे पास एक लिमिटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके इस स्टेटमेंट से मैं आपके यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के सिलेबस को मैं इंटरलिंक कराऊंगा कि ये कहाँ उसका जो स्टेटमेंट है वो सच है। जब आप पढ़ेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में, तो एक यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि स्मार्ट सिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्मार्ट विलेज। तो भारत में यूपी, बिहार, मैक्सिमम लोग कहाँ रह रहे हैं? विलेज में। अगर हम, तो फिर यहाँ पे आता है कि हाउ टू डेवलप अ स्मार्ट विलेज। तो ये स्मार्ट मतलब ये उसी ठाकरे की स्टेटमेंट से मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ कि स्मार्ट विलेज को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारा डेवलपमेंट किस तरह का होगा। भाई मैक्सिमम चीज़ें या कोई भी रॉ मटेरियल है कहाँ पे पैदा होता है? गांव में पैदा होता है। हम चाहे आलू उगाएं या धान उगाएं, सारी चीज़ें गांव में ही होती हैं। फिर ये बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये हमारे ही चावल को बिहार से ख़रीदती हैं, और बिहार में ही जो है पटना में या बड़े शहरों में या लखनऊ में या जो दिल्ली है, यहाँ पे बेच के बहुत सारा पैसा कमा रहे। किसान जो उगा रहा है वो सेम उसी कंडीशन में है। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि जो एलपीजी पॉलिसी जहाँ भी लिखा हुआ है, ये एलपीजी यानी कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इसका जो सोशल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा हुआ है। बट एलपीजी आपको जीएस पेपर 3 में भी पढ़ना है। मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको अलग से इस तरह से एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं हाँ आज हमने एलपीजी पढ़ लिया तो बस वो जीएस पेपर 1 में ही आएगी। नहीं, आपको इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। वो यूपीपीसीएस में मैक्सिमम चीज़ें फैक्चुअल हैं, लेकिन वो फैक्चुअल होने के बाद भी आप इसको इंटरलिंकिंग करके करेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगला ही कीवर्ड है सिलेबस का, अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम एंड रेमेडीज़। शहरीकरण की समस्याएं क्या हैं भारत में? तो सबसे बड़ी अगर हम देखें तो हमारे मैक्सिमम शहर कैसे हैं? ऑर्गेनाइज है, जहाँ जिसको मनाया वहाँ बना दिया। दूसरा क्या है, अगर ठीक से पानी आ जाता है तो मतलब ड्रेनेज प्रॉब्लम यहाँ पे है। और यूपीएससी में एक सवाल पूछा था, आई थिंक कि भारत में या बॉम्बे में या दिल्ली में ऐसा ही कुछ, बाढ़ क्यों आती है, फ्लड क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का जो सिस्टम है उस तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट सोचना है कि भाई शहरों में दिक्कत क्या है। आप शहर में रह रहे हैं, आप लाइब्रेरी में रह रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए क्या दिक्कत है। माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, कहाँ से? विलेज से। अब
वो विलेज से माइग्रेट करके आ रहे हैं, वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जब गांव में कुछ है ही नहीं, ना वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, ना वहाँ पे स्किल्ड वर्क है, ना इवन स्किल सिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेगा इंसान? वो आएगा शहर में, और शहर में एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना ही झेल सकता है, उसके आगे नहीं करेगा। तो ये माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है। फिर एक माइग्रेशन आगे टॉपिक है, ये भूगोल में है। अब देखिए, ये सोसाइटी का मैं आपको बता रहा हूँ। सोसाइटी में अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन की वजह से, और माइग्रेशन आपके जीएस पेपर 1 के भूगोल वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा, फिर एक माइग्रेशन का यानी कि महिला जो पुरुष है, मेल मैक्सिमम क्या होते हैं, काम के लिए गांव छोड़ के शहर जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि गांव में कौन बचता है? गांव में बूढ़े माँ बाप जो हैं ओल्ड, वो बचते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। अब ये एक जो है सोशली जो है, जो यूपीएससी का सिलेबस मानता है, वो कहाँ रखता है? ओल्ड एज पर्सन को, महिलाओं को, बच्चों को वीकर सेक्शन में रखता है। यानी कि जो मेल है, जो हेड ऑफ फैमिली है, वो घर से बाहर है, और ये सारे लोग हैं। तो यहाँ पे सोशल इशू प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स जो है होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल क्राइम ब्यूरो, क्या NCRB रिपोर्ट ऐसे कुछ करके है ना, उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो भाई इस तरह की समस्या से भी जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि कोई अलग से चीज़ों को बनाया नहीं गया है, वो सारी चीज़ें लिंकेज है, मतलब लिंक है, जुड़ी हुई है। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज मिशन है, मलिन बस्तियों को, एक्चुअली कई बार मुझे लगता है ना कि ये जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है ना, ये इससे पहले हमको यहाँ पे काम करना चाहिए। हालांकि वो रूरा वाला जो कॉन्सेप्ट था, रूरा, और जिसको अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत डेवलप हो जाएगा अगर इस पे काम हो जाए तो। हालांकि काम ही नहीं हुआ है। रूरा क्या था? प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पीछे कुछ है क्या, ऐसे कुछ था, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इससे क्या होता, इससे अभी देखिए क्या हुआ, हमने इस सिटी को तो स्मार्ट कर दिया है, लेकिन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम उस तरह से नहीं चला, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं चला जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी को चलाया। तो हो क्या रहा है कि माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्मार्ट सिटी भी अब जो है हाँफ रही है ना। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए पॉल्यूशन दम से बहुत ज़्यादा है। फिर अर्बन प्लानिंग, स्लम्स। अब ये स्लम क्या है? स्लम्स क्या हैं? गांव से कोई भी बंदा आता है, अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तो वो कहाँ रहेगा? स्लम्स में रहेगा। स्लम्स के भी कुछ रोल हैं। कई बार अगर आपसे पूछे कि स्लम्स के 5 जो है या 10 पॉइंट में पॉजिटिव रोल लिखो, तो आपको ये भी सोचना है कि भाई अगर कभी इस तरह से सवाल पूछता है कि स्लम हर जो है सिटी में होना चाहिए, उसके 10 अच्छी चीज़ें बताओ, तो ये भी होना चाहिए। तो यूपीएससी में क्या है, आपको बैलेंस में पढ़ना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो, नहीं इसको छोड़ते हैं, मैं ये कह रहा था कि जो अतिवादी हैं इंटरनेट में, एक्सट्रीमिस्ट, बहुत बहुत रेयर ऐसा है कि वो यूपीएससी और पीएससी का स्टूडेंट नहीं होगा। बहुत रेयर है, बहुत हो सकता है मे भी कुछ मिल जाए। वो कभी भी एक इंडिविजुअल पे बात नहीं करेगा कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। वो सबको बताएगा कि नहीं सब सेम है ना। तो मलिन बस्तियों को भी आपको इसी तरह से देखना है कि भाई अगर आप खुद से अभी सोचेंगे मलिन बस्ती या हमारे शहरों में 10 जो है अच्छी चीज़ें देती हैं, क्या देती हैं उसको देखना है। फास्ट जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आंतरिक प्रवास यहाँ पे, और इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन मतलब शहर, जैसे कि कोविड वाले टाइम पे हुआ था। कोविड वाले टाइम पे क्या था कि लोग गाँव से, शहरों से वापस गाँव जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी। फिर इसके बाद जो है क्या लिखा है, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और सामाजिक संरचना पर उनके प्रभाव। देखिए सोसाइटी में आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी XYZ, चाहे शहरीकरण पढ़ें या मतलब, एक तो पेपर में आपको सीधे सीधे बताते रहो, ये एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको मिलेगा। सोसाइटी में जितने भी कीवर्ड हैं, इन सारे कीवर्ड के बाद आप जो है एक चीज़ ऐड कर दें, इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर, बस इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी। ये हर उस पर आएगा। वो सीधा उदारीकरण पूछ लेगा, निजीकरण पूछ लेगा, वैश्वीकरण पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ देखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर जो है हम देखते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। ये क्या है? सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म क्या है?
देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है? सामाजिक सशक्तिकरण बेसिकली जब हम मेल को, जैसे हमें एक आदत हो गई है अलग अलग काम करने की, फीमेल के लिए अलग काम करेंगे, मेल के लिए अलग काम करेंगे, ठीक है, वो वीकर सेक्शन में है, अच्छा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो गांव में लोग रह रहे हैं, खास करके किसान हैं, आप जब अब यहाँ पे इकोनॉमी का डेटा है, आप उसको देखेंगे कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स, वो एक मेल है, ठीक है, लेकिन क्या वो वीकर सेक्शन में नहीं आएगा? उसके पास जितनी भी ज़मीन है, वो जिस तरह से एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर के बाद जो उसको रेट मिल रहा है, क्या वो मार्जिनल में वीकर सेक्शन में नहीं आएगा? आएगा, है ना? तो ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है, सिलेबस में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी देखना है कि वीकर सेक्शन सारे हैं, मैक्सिमम लोग जो है वीकर सेक्शन में ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और ख़ास करके ये जो बीमारू राज्य हैं, बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट लिखा है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलर। अब सेकुलरिज्म, आई थिंक ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था या पीसीएस में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सेकुलरिज्म का नुकसान पूछा था शायद, मुझे याद आ रहा है। मतलब आपको इसके फ़ायदे भी पढ़ने हैं और इसके नुकसान भी पढ़ने हैं। रीजनलिज्म क्या है? ये पॉजिटिव चीज़ भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? देखिए, जैसे रीजनलिज्म का अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो जो हमारे साउथ के राज्य हैं, है ना, तो साउथ को अगर एक रीजन मान लेते हैं हम ऐसे करके, जैसे इधर केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर ये तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश इधर है, और ये है तेलंगाना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसा खर्च किया किस पे? एजुकेशन पे और पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो अगर हम इस समय देखें, यहाँ पे सिर्फ साउथ की जीडीपी को निकाल के देखें तो इंडिया एक डेवलप्ड नेशन है। मतलब यहाँ पे ठीक है, इनकी इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ठीक है, एजुकेशन का स्तर ठीक है, तो वो कैसे डेवलप किया अपने आप को? उन्होंने इसी तरह से किया, ठीक है। तो ये रीजनलिज्म का एक ठीक एग्जाम्पल है। अब ये इसका नुकसान क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु या जो हमारी तमिल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को लेकर के विवाद हो जाए, अपने कल्चर को लेकर के विवाद हो जाए, है ना, तो वो एक निगेटिव सेंस में जाता है। इसी तरह से जो है कम्युनलिज्म, इसके फ़ायदे शायद ही कभी पूछेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि सांप्रदायिकता से कोई फ़ायदा हो सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे एक नुकसान वाली ही चीज़ है। तो फिर ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आप देखेंगे, 1909 से जो है इसका डेवलपमेंट होता है। फिर रीजनलिज्म, ये एम्पावरमेंट, तो ये चीज़ें यहाँ पे सोसाइटी का पूरा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, वीडियो की लंबाई आई थिंक ठीक है।